सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की। इस साल के सबसे चर्चित क्रिमिनल केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सियासत के नाम पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। दरअसल हमारे देश में जब इलेक्शन सिर पर हो तो हर छोटी बात को बड़ा बनाने में राजनेता अपने मतलब का हिसाब से सियासत शुरू कर देते हैं। अब सुशांत सिंह मामले में ही देख लीजिए, अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सुशांत केस को प्रदेश के गौरव से जोड़कर इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिशें जारी हैं। सुशांत सिंह राजपूत का राजपूत होना ही अब मैटर करता है। साथ ही बिहार की युवा पीढ़ी को सुशांत को अपना रोल मॉडल मानना भी इस मुद्दे को सियासी चाशनी में लपेटने के लिए पर्याप्त कारण बना देता है। इस पेचीदा सुसाइड केस पर राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक करने के अपने अपने कारण हैं। ये तो हुई सियासी दलों की। वहीं अगर हम दूसरे बिंदु पर जाएं तो इसके माध्यम से सिने जगत के लोगों ने अपना परस्पर हिसाब किताब चुकता करने के लिए भी इस माध्यम को मुद्दा बनाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मिला जुला कुश्ती का दौर चल रहा है। बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और सीधे सीधे जांच सीबीआई के लिए जो सरकार रिकमेंड किए हुए है उसने अपना नतीजा भी दे दिया कि यह रिया चक्रवर्ती का सब किया धरा है, सब कुछ के लिए दोषी रिया चक्रवर्ती है। उसने सारे मामले के अंतर्गत सुशांत सिंह राजपूत की हालत कर दी, जिसके चलते इस युवा अभिनेता को इस दुनिया से जाना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक रोचक जानकारी कहें, दुखद जानकारी करें, चर्चित जानकारी कहें, वो ये आई कि दिशा सालियान जो पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही हैं, एक हफ्ता पहले उनकी भी लाश बरामद हुई थी। इसे आत्महत्या माना गया था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाम मीडिया समूहों में घूम रही है और उसमें यह बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान कि जब पोस्टमार्टम किया गया तो दिशा सालियान के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। समझने की बात है कि पोस्टमार्टम के लिए कपड़ा नहीं था या जिस समय पर लाश मिली उस समय उस पर कोई कपड़ा नहीं था। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री खुलकर आरोप लगा चुके हैं कि दिशा सालियान का रेप हुआ था, लेकिन स्वयं दिशा सालियान की मां इन सारे आरोपों से इंकार करती है। कुल मिलाकर इस मामले में जो कुछ भी जिसको सुविधाजनक लग रहा है वो उस अनुसार अपना तौर तरीका अपना रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक युवा अभिनेता की मौत के मामले में आग्रह न्याय को लेकर है या अपनी सियासत को चमकाने को लेकर, इसी पर आज बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय हो जाता है आज के विचार सूत्र का। और आज का जो विचार सूत्र है वह हमारा थोड़ा लीक से हटकर है। यह किसी नामचीन हस्ती के द्वारा दिया हुआ नहीं, किसी बड़े विचारक के द्वारा दिया नहीं है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार कृति सेनन के द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का हिंदी अनुवाद हम आपसे साझा कर रहे हैं। वह लिखती है कि यह एक धुंधला बादल है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहते हैं कि सच सूरज की तरह होता है जो हमेशा मौजूद होता है। इसलिए अटकलें लगाना बंद करें, बस धैर्य के साथ इंतजार करें। कृति सेनन ने जो यह बात कही है इसके संदर्भ में हमारा भी भरोसा है कि सच सामने आकर रखेगा। सच सामने आता ही है, लाख कोशिश छुपाने की क्यों ना हो, और उसी सच को खोजने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में भी करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ बारी बारी से इसमें जुड़ेंगे। हमारे साथ सचिन सावंत होंगे, मुख्य प्रवक्ता है महाराष्ट्र कांग्रेस के। शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई की। जितेंद्र कुमार राय राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है बिहार के, इस समय प्रवास पर हैं, दौरा कर रहे हैं बारिश के दौर में, वह भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ दीपक मोर है, बॉलीवुड अभिनेता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वह हमारे साथ होंगे। साथ साथ विशेषज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे रामनिवास यादव, वह भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं शाइना जी से करना चाहूंगा और शाइना जी से समझना चाहूंगा इस पूरे मामले में जब से यह सिलसिला चला है एक ही बिंदु पर आकर सुई अटक जाती है, वो है महाराष्ट्र सरकार के रवैये को लेकर। महाराष्ट्र सरकार जो कह रही है कि मुंबई पुलिस पर भरोसा कीजिए, महाराष्ट्र सरकार यह भी कह रही है हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीबीआई जांच के मसले पर या बिहार की पुलिस के कार्रवाई में बीच में रोकने के इस मसले पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी दबाव में है, किसी कारण से ठिठक रही है। आप तो मुंबई से ताल्लुक रखती है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हैं, शाइना जी आप थोड़ा रोशनी डालेंगे इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सरकार को परेशानी क्या है?
हिमांशु जी, सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई कंस्पिरेसी थियोरी के आधार पे आप और हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं। जो ये सुसाइड है या फिर एक अबेटमेंट है या मर्डर, जी वो तहकीकात के बाद पता चलता है। जी लेकिन 40-45 दिन तक महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर तक नहीं दर्ज की। जी एक लाचार पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज की बिहार में, क्योंकि उनको लगा कि बहुत सारे पहलू है जो जिनका जवाब तक नहीं मिला। ये कोई ओपन एंड क्लोज केस नहीं है जैसे महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पेश कर रही थी कि सुसाइड है, या कोई सवाल जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उठाया जहां मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो मैनिपुलेशन ऑफ मनी, और हमने मांग की तब कि आप ईडी में एक केस रजिस्टर किए करें, वो उन्होंने वो तक नहीं किया। फिर जब बिहार में ये एफआईआर दर्ज हुआ, विनय तिवारी आते हैं मुंबई। अफसोस की बात यह है कि पुलिस टू पुलिस कोऑर्डिनेशन नहीं, कि 12 बजे रात को किसी को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है, जब एक डीजी बिहार पुलिस के ऑन नेशनल टेलीविजन कहते हैं कि उनका फोन तक महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने उठाया तक नहीं ताकि वो तहकीकात कर सके। बहुत सारे पहलू थे, फाइनेंशियल एंगल्स, नेपोटिज्म, बुलिंग को छोड़िए, वो एक तरफा। लेकिन जो ये एंगल्स निकले कि रिश्ता का, और एक पिता और एक बेटी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि प्लीज सीबीआई की जांच मांग कीजिए क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये सभी चीज मैं मानती हूँ सवाल उठाते हैं। उद्धव ठाकरे जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप आइए हमारे पास। अरे क्या पब्लिक का काम ये है कि प्रूफ ढूंढे एक सुसाइड केस में? आप जो सरकार में बैठे हैं, महाविनाश आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी, जो भी आप कहना चाहते हैं, उन्होंने सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्यों इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं की? उन्होंने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया 45 दिन तक? उन्होंने क्यों ईडी को ये जांच करने के लिए नहीं कहा? उन्होंने क्यों सीबीआई की जांच नहीं की जो वो असक्षम है? तो ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं, और इस दृष्टि में पब्लिक प्रेशर में न आते हुए आप और हम नहीं तय कर सकते हैं, टेलीविजन चैनल्स पे टीआरपी एंगल्स नहीं लगा सकते हैं कि किसका किसके साथ कोई संबंध है या कोई किसी को शरण दे रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स तो आने दीजिए। और अफसोस की बात यह है कि पहले 45 घंटे में सभी इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल जिसके ऊपर जांच करना चाहिए था वो नहीं है। शयना जी, मेरे आपसे दो सवाल हैं इस विषय के संदर्भ में। आप देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं। एक, चाहे वह सुसाइड था, चाहे वह हत्या थी, चाहे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला, उसके संदर्भ में बिहार पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया है। बदलते वक्त के साथ यह बिहार गौरव का विषय बनाया जा रहा है। आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं, मुंबई पुलिस के तौर तरीकों से भी आप वाकिफ हैं। क्या आप मानती हैं कि ये एक ठीक परंपरा की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है कि घटना घटित मुंबई में हो और एफआईआर बिहार में हो? इस सिलसिले को शुभ संकेत? शयना जी, राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छे केसेस को सॉल्व भी किया है। हमने हाल ही में देखा कि वो शीना बोरा केस या कोई अन्य केस जहां हमने देखा था कि इतने साल बाद भी उन्होंने तहकीकात करके सजा दी जो गलती जिसने किया उनको। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन नहीं है, नहीं होता है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्योंकि जो होना चाहिए, आप आपस की बिरादरी में ये फोन नहीं उठाना, सवालों का जवाब नहीं देना, प्रेस में स्टेटमेंट नहीं देना, कोई पीआरओ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, कोई दल के नेता नहीं देते हैं, और फिर सिर्फ आप अपने बचाव के लिए अपने अंदाज से ऐसे पेश करना चाहते हैं कि सीबीआई की मांग गलत है। क्यों गलत है जब इतने सारे पहलू को आपने नजरअंदाज किया जिनके जवाब नहीं आया है पब्लिक डोमेन में? सीबीआई की जांच तो जरूर होनी चाहिए। और जी, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। मैंने जानना चाहता कि बिहार में जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसको आप सही या गलत, सीबीआई मांग के संदर्भ में सवाल नहीं, बिहार ने अपने स्तर पर जो प्रकरण को दर्ज किया, इस परंपरा को आप सही मानते हैं या आप गलत मानते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे।
राजपूत समाज हो या एक पिताजी हो, जो उनको लगता है कि उनके बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो एक मांग कर सकते हैं। जो मुंबई पुलिस ने सही एफआईआर भी नहीं दर्ज किया 45 दिन तक, 45 दिन तक, तो 45 क्यों दिन नहीं तक मांग कर एफआईआर दर्ज नहीं किया, यह शाइना जी का कहना है। मेरे पास दीपक मोड़ जी से पूछने के लिए कई सारे सवाल है, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले विषय की विशेषज्ञता के तौर पर मैं रामनिवास यादव जी से समझना चाहता हूं। यादव साहब, आपने अपनी जिंदगी के तकरीबन 40 साल पुलिस सेवा में लगाए, अलग अलग तरीकों से। आपसे जानना चाहता हूं कि हत्या एक राज्य में हो और उससे जुड़ी हुई एफआईआर दूसरे राज्य में, इस प्रकार के उदाहरणों से आपको अपने जीवन में कितनी बार सामना करना पड़ा और कितना जायज बतौर पुलिस अधिकारी आपका नजरिया? ये हिमांशु जी, जो सीआरपीसी में बिल्कुल स्पष्ट है चैप्टर 12 में कि किस प्रकार से यदि कोई अपराध घटित होता है तो उसका घटनास्थल कहाँ पे होगा जी। तो उसमें क्योंकि घटनास्थल पूरा मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, मुंबई का जिस पुलिस स्टेशन में है और जिस उसका कोर्ट भी, एक माननीय न्यायालय भी वहाँ पे रहेगा जी। तो अपराध तो वहीं पे कायम होना चाहिए था जी। और अब जो भी उन्होंने पहले मर्ग कायम किया है जी। जो अभी कई हमारे साथी या जनता में भ्रम है, सबसे पहले 174 सीआरपीसी में मर्ग कायम किया जी। और बॉम्बे पुलिस शायद मर्ग की जांच अभी कर रही है। जी। मर्ग के बाद उसमें 3 पहलू आएंगे कि ये क्या आत्महत्या है जी। या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया या हत्या है। जी। मतलब स्वयं ने आत्महत्या किया, किसी ने प्रेरित किया या हत्या है। जी। और बॉम्बे पुलिस को इन तीनों पहलुओं पे अपनी जांच करनी चाहिए और हो सकता है वो कर भी रहे हों। जी। जो बिहार पुलिस ने किया कि वो घटनास्थल एक जगह का है और उस तरीके से तो ये सीआरपीसी के तहत भी जो है उन्होंने एक तरीके से, मैं इसको जितनी मानता इस प्रकार से, तो हर व्यक्ति, ये दुखद बात है कि उनके पिताजी को तो क्योंकि उनका बेटा गया है और भारत का एक बहुत ही टैलेंटेड स्टार गया है, तो हम सबको दुख है उस बात से। उनके पिताजी को और भी अधिक दुख होगा और उसका पूरा न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो कुछ समय महाराष्ट्र पुलिस को देते, उसके बाद यदि उसमें से कुछ सवाल उठते, उसके बाद वो यदि वो सीबीआई की जांच मांग करते, वो हाई कोर्ट के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से सीबीआई के पास जा सकते। तो ये जो परंपरा है कि घटनास्थल एक जगह और कहीं भी जाके दूसरे राज्य में यदि कोई रह रहा है वहाँ पे कायमी करना, ये कानून के हिसाब से भी और परंपराओं के हिसाब से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। बड़े महत्वपूर्ण बात रामनिवास जी ने कही कि किसी भी लिहाज से ये जायज नहीं, कानून सम्मत भी नहीं, परंपरा के लिहाज से भी उचित नहीं। तो नतीजा केवल इतना ही है कि सियासी दृष्टिकोण के साथ में इस मामले को तूल दिए जाने की कोशिश चल रही है। मेरे साथ में सचिन सावंत जी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक मोड़ जी से मैं बात करना चाहता हूं। दीपक जी, जब यह मामला आया तो सबसे पहले कंगना रनौत समेत कुछ लोगों ने इस मामले को उठाया कि एक टैलेंटेड आदमी को इंडस्ट्री से बेदखल किया जा रहा था और उसके चलते इस प्रकार के हालात बने। नेपोटिज्म का मुद्दा अचानक मीडिया में जबरदस्त चर्चा में आया। अब नेपोटिज्म किसी कोने में दफन हो गया है। अब केवल और केवल मामला रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में। बिहार पुलिस ने तो सारा निष्कर्ष ही दे दिया आज तो सर्वोच्च न्यायालय में कल अपने हलफनामे में कि रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ किया धरा है। आपसे समझना चाहता हूं, सुशांत राजपूत के साथ आपने भी समय बताया, आप उनके साथ में रहे, ये अचानक नेपोटिज्म कैसे आया और कैसे चला गया? क्या आप स्वयं भी नहीं मानते कि इसे न्याय दिलाने के स्थान पर आपके पुराने दोस्त को लोगों ने अपना हिसाब किताब चुकाने का बाध्य बना लिया? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने बताया कि नेपोटिज्म अब कहीं धूल में उड़ गया है, अब जो है रिया चक्रवर्ती सामने आ गई है ना जी। तो ये सब जो है, जैसा आपने बताया कि चुनाव है और जब चुनाव होते हैं तो ये जो गर्मजोशी का माहौल हो जाता है जी। तो रही बात नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म आज कहाँ नहीं है जी। मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं, आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। जरूर। आप राजनीति में जाइए, कोई मुख्यमंत्री बन गया है तो वो क्या करता है, अपने बेटे को या अपने भाई को चाहता है कि वो भी जो है ना उनके लेवल पे आके खड़ा हो, कहीं से चुनाव लड़े, जीत के आए जी। आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, कोई संस्थान में जाइए, किसी संस्थान का जो सुप्रीमो है, वाइस चांसलर है, कोई और है,
वो भी क्या चाहेगा, वो भी देखिए देखने को मिलता है, ये हकीकत है, वो भी क्या चाहेगा कि कोई उसका व्यक्ति आकर के वहां पे उसको जॉब पे लगा दे। हालांकि गलत है, नहीं होना चाहिए। रही बात इंडस्ट्री की, मैं हमेशा इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात स्पष्ट कहता हूं कि यहाँ पे जितना साफ सुथरा वातावरण है जी, वो शायद कहीं नहीं होगा। इसके पीछे तर्क ये है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए श्रीमान, अगर आप में टैलेंट है तो आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर जो है, वो डायरेक्टर जो है, आपको अपनी फिल्म में, अपने टीवी सीरियल में काम देगा, आपके ऊपर पैसे लगाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर पाएंगे। बाकी जगह ऐसा नहीं है। बाकी जगह क्या है, नहीं भी कर पा रहे तो आप क्लर्क बन के बैठे हैं, नहीं भी कर पा रहे तो आप प्रोफेसर बन के बैठे हैं, नहीं भी कर पा रहे तो आप चुनाव लड़के जो है मंत्री बन के बैठे हैं। ठीक है, रही बात नेपोटिज्म की, मेरे पास एग्जाम्पल है। और सुशांत सिंह राजपूत जो है एक बिहार के गांव से, बिहार से जाकर के इंडस्ट्री में काम करते हैं, बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम करते हैं, पीछे नाचते हैं वो, उसके बाद अपनी मेहनत से, अपने जुनून से टीवी सीरियल में काम पाते हैं और हिंदुस्तान के टीवी सीरियल के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता कहलाते हैं। उनका जो सीरियल आता था उसमें, उसके बाद उनका मन भर जाता है, वो कहते हैं कि नहीं टीवी बहुत हो गया, उनको आगे बढ़ना है। तो टीवी को छोड़ करके वो जो पैसा कमा रहे थे, आराम से 30-35 लाख रुपए उनको एक महीने का मिलता होगा, वो छोड़ करके वो सोचते हैं कि फिल्मों में ट्राई करूंगा। और फिल्मों में ट्राई करने के लिए 3 साल बिता देते हैं। 3 साल के लिए काम नहीं मिल पाता, नहीं ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, मुख्य भूमिका करते हैं, मुख्य भूमिका में आते हैं जी। तो अपनी मेहनत से, अपने पैशन से, अपने जुनून से काम किया है, कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। और ना सिर्फ जो है ना सुशांत सिंह राजपूत, कितने सारे उदाहरण हैं। इरफान खान साहब को हमने खो दिया है, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और कितने सारे लड़के हैं कि जो है ना छोटे शहरों से जाकर वहां पे काम करते हैं जी। तो ये मैं बिल्कुल असहमत हूं। जो नेपोटिज्म चला था, मीडिया ने चलाया था, माफ कीजिएगा सर जी, बहुत सारे मीडिया के जो न्यूज एंकर उस टाइम पे मैं देख रहा था टेलीविजन स्क्रीन पे जी, उनको शायद पता भी नहीं होगा सुशांत सिंह राजपूत कौन है। अचानक से उनकी डेथ हो जाती है, खबर फ्लैश होती है, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, वो तब जानना शुरू करते हैं कि ये कौन आदमी था जी। और फिर से बोलते हैं नेपोटिज्म। अरे इंडस्ट्री के बारे में आपने देखा नहीं, परखा नहीं, नेपोटिज्म 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 जी। एक बात स्पष्ट है कि कैमरे के सामने परफॉर्म कीजिए, अगर आप काम आता है, काम कर पाते हैं, काम आपको मिलता है, वो बाद में आपकी किस्मत है, आपके सितारे हैं कि आप कितना प्रसिद्ध हो पाते हैं जी जी। तो दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपका पुराने साथी थे सुशांत सिंह राजपूत, जो कुछ भी जांच चल रही है, जिस प्रक्रिया में मुंबई पुलिस काम कर रही थी, आप शहर के जागरूक नागरिक भी हैं, मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके से क्या आपकी ना इत्तेफाकी है कि आपके पुराने साथी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, जो इस प्रकार से एकदम से बिहार से मामला चढ़ा है? आप महसूस करते हैं कि ये वाकई मुंबई पुलिस की अक्षमता, कुछ छुपाने की प्रवृत्ति, सच ना आने देने की कोशिश, इसके कारण से बिहार के स्तर पर यह पूरी सक्रियता है, या इसके पीछे आपको लगता है कि एक इलाके विशेष की अपनी जनभावनाओं को संतुष्ट करने की, राजनीतिक रोटी सेकने की कुल मिला के ये कोशिश है? आपका अपना अनुभव। रामनिवास यादव जी बैठे हैं, पूर्व डीजीपी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं जी। और मैं बड़े खेद के साथ और बड़ी माफी के साथ ये कहूंगा कि आप सब वाकिफ हैं सर, जितने भी मेहमान यहाँ पर हैं सब वाकिफ हैं। हिमांशु जी आप भी वाकिफ हैं जी। कहाँ हिंदुस्तान की पुलिस जो है ना एकदम से हम मतलब मुझे तो मेरे साथ बीता हुआ है। मैं जहां भी मुंबई में रहा हूं, मैंने वहां की पुलिस से भी मेरा जो है ना आमना सामना हुआ है। हरियाणा का रहने वाला हूं, हरियाणा की पुलिस से भी आमना सामना हुआ है। इस वक्त मैं नेशनल टेलीविजन पे हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन उन जो है पुलिस ऑफिसर्स को सलाम करता हूं जो अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। लेकिन माफी चाहता हूं सर, मेरा मुकाबला तो बहुत जितना भी पुलिस कर्मचारियों या ऑफिसर से हुआ है, मैं बिल्कुल असंतुष्ट रहा हूं। जब भी सबसे पहले आपको जरूरत है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो किसी गांव के आम नागरिक का केस हो, वो पुलिस अपना एक वजूद नहीं बना पाई है, वो हीरो नहीं बन पाए हैं। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। कोई इंडियन आर्मी का वर्दीधारी कोई गली से गुजरता है तो हाथ खड़ा हो जाता है सलाम करने के लिए, बट हम पुलिस को सलाम क्यों नहीं कर पाते हैं? चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे बिहार की हो, चाहे हरियाणा की, कहीं की भी हो। दीपक जी ने बड़ा अपना निजी दर्द साझा किया है पुलिस के संदर्भ में, कि पुलिस के संदर्भ में वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाए उसके तौर तरीकों से। इस बार फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ सचिन सावंत जी हैं। कटघरे में है उद्धव सरकार, 2 कारणों से। एक कि सुशांत राजपूत के संदर्भ में जांच जिस तरीके से होनी चाहिए थी
वो तो हुई नहीं, बिहार की पुलिस आई, उसके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश हुई। सचिन जी, एक आरोप इस संदर्भ में। दूसरा, लगातार लोग मांग कर रहे थे सीबीआई जांच के संदर्भ में। महाराष्ट्र सरकार को इस बात पर बड़ा ऐतराज है। महाराष्ट्र की सरकार आपकी पार्टी के समर्थन से चल रही है। दोनों विषयों पर जानने का विषय जो शाइना जी ने बात उठाई थी कि कम से कम कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, तो दो राज्यों की पुलिस के संदर्भ में आप उसके लिए तैयार नहीं हुए, और सीबीआई जांच से आपकी सरकार डर क्यों रही है? रोशनी डालेंगे सचिन साहब? देखिए हिमांशु जी, पहले मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है सचिन जी। देखिए, पहले तो एक मैं दो उदाहरण दूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया किस तरह से होता है। जी यही महाराष्ट्र में नजदीक, मुंबई के नजदीक अलीबाग का शहर है जी वहाँ एक अन्वय नाइक करके बिजनेसमैन थे। जी। उन्होंने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के सुसाइड नोट पे एक प्रतिष्ठित पत्रकार का नाम दिया है कि इसके वजह से मैंने की है। जी फडणवीस की सरकार थी उस वक्त में जी। और ये जो प्रतिष्ठित पत्रकार है, आपके चैनल पे इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, वो योग्य नहीं है बोलना, लेकिन जी। हम तो बोल भी लेते हैं जी। हालांकि, क्योंकि आरोपी है हमारा। जी और उसका नाम सुसाइड नोट पे होने के बावजूद उसको इंक्वायरी पे इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पत्रकारों की जो गणना है उसमें से वो अग्रगण्य है। जी। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो भैयू महाराज जो हमारे महाराष्ट्र में भी उनके बहुत सारे भक्त थे जी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उधर भी मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ा इसके बारे में मांग उठी थी जी। कि उनकी आत्महत्या को भी सीबीआई के पास दिया जाए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको सीबीआई की तरफ देने की कोशिश की, क्या नहीं दी? क्यों नहीं दी, इसके बारे में जवाब नहीं होता। एक नेशनल नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, चुनाव महाराष्ट्र में नहीं, चुनाव बिहार में है जी। और सुशांत सिंह राजपूत चूंकि वो बिहार के हैं तो एक उनका इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी मौत का, ताकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है जो बाढ़ में फंस गई है पूरी तरह से, जहां पूरी तरह से 5 साल में लोगों का जो प्रश्न है, जो समस्या है, उनका समाधान वो ढूंढ नहीं पाई, तो अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो उनके लिए सुशांत राजपूत की मौत का एक सहारा मिल गया है और उसको एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, महाराष्ट्र में अगर ये घटना होती है उसके बाद में किस तरह से, अभी आपकी चर्चा में सुन रहा था, किस तरह से नैरेटिव बदले गए, किस तरह से झूठ का फैलाव किया गया। अगर आप देखा जाए तो एक नेपोटिज्म के बारे में चर्चा किसने करवाई? दूसरे बात, 15 करोड़ का एक घोषणा तैयार किया गया। देखिए, ईडी कैसे आती है? ईडी का एक दायरा है कि 100 करोड़ के ऊपर की अगर केस कोई हो तो ही वो आ सकती है इंक्वायरी करने के लिए। इन्होंने कहा कि 100 करोड़ का विषय तो था नहीं, तो 15 करोड़ एक तैयार कर दिया मामला। अब वो सुशांत सिंह राजपूत के सीए ने कहा कि गए 1 साल से उनके अकाउंट में 4 करोड़ रुपया ही है और वो निकाला भी नहीं गया, लेकिन वो 15 करोड़ कहाँ गया? अभी पूछिए आप ईडी से क्या हुआ 15 करोड़ का, तो नहीं बता पाएंगे। तो एक नेशनल नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। अब इनको कैसे चाहिए था इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि अभी बिहार पुलिस को हम लोग इसमें इंटरफियर करवाना चाहते हैं। तो बिहार पुलिस, देखिए, एक 0 एफआईआर होती है सीआरपीसी में, अभी ये 2013 में उसका प्रावधान किया गया कि कहीं भी अगर कोई भी अपनी आपत्ति जताना चाहता है तो वो वहां दर्ज कर सकता है। 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि उसके बाद में वो 0 एफआईआर जहां वो घटना घटी है उसको वो ट्रांसफर की जाती है, उनके पास वो पहुंचाई जाती है और वहां की पुलिस उसके बारे में जायजा लेकर वो अगर एफआईआर करना है तो करेगी, नहीं करना है तो नहीं करेगी। सीआरपीसी के सेक्शन 177 में पूरी तरह से लिखा गया है, अभी हमारे एक साथी ने भी कहा था कि चैप्टर 12 में लिखा हुआ है कि जहां घटना घटी है वही उसकी जांच होगी और वही का मैजिस्ट्रेट उसके बारे में चर्चा करेगा या उसके बारे में निष्कर्ष निकालेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अब इनको जो सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी हैं, उनका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। एडीआर जो होता है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, ये एफआईआर से कम नहीं होता। उसके बारे में एडीआर, जब भी ऐसी घटना होती है एडीआर रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि आज की पोजीशन में वो मृत्यु है या मृत्यु तो है ही, लेकिन उसका क्या वो साजिश के तहत की गई है या कि हत्या है, इसका निष्कर्ष आपको अगर निकालना है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। इन्वेस्टिगेशन कब? विस्तार से हमने इन बिंदुओं पे पहले भी बात की है, मीडिया में आ भी रखा है। मैं आपसे थोड़ा स्पेसिफिक संक्षिप्त में बात करता हूं। आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि एक नैरेटिव बनाया गया है पूरे देश के स्तर पर इस मामले के संदर्भ में? मतलब आपको सच का एहसास है कि देश में चल क्या रहा है, इस सच को आप जानते हैं? क्या आप ऐसे वातावरण में सीबीआई जांच के संदर्भ में रोड़ा अटकाने से अपने खिलाफी माहौल बनाने में मददगार नहीं हो रहे? क्या डर है आपको? क्या आपको लगता है कि सच सामने लाने के स्थान पर आपके नेताओं को, आपकी सरकार को
फंसाने के लिए सीबीआई को माध्यम बना सकता है, ये कहीं डर है जिसके कारण से आप तैयार नहीं होना चाहते? क्यों रोक रहे हैं आप? किस बात पर है उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हो रहे, जबकि आप स्वयं मान रहे हैं कि देश में नैरेटिव बन रहा है? देखिए सुनिए, पहली चीज ये है कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है। जी, संवैधानिक प्रक्रिया ये कहती है कि ये जो कानूनी व्यवस्था है ये स्टेट इशू है, उस राज्य का जहां घटना हुई या जहां भी कानून की व्यवस्था है उस राज्य को करना है। जी, अगर सीबीआई को देना है जी, तो वो महाराष्ट्र सरकार तय करेगी। जी, ये महाराष्ट्र सरकार के बारे में जिस तरह से देश भर में माहौल किया, उससे दबकर हम डर कर जी। ये माहौल, क्योंकि हमारी बदनामी हो रही है और ये बाकायदा की जा रही है, हम जी। दे तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने किस हिसाब से दी, किस हिसाब से सीबीआई को एक्सेप्ट किया गया, इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्यों सीबीआई इंक्वायरी केंद्र सरकार इमीडिएटली लेती है? उनको मालूम है ये आपकी मदद के कारण आपने बिहार की पुलिस आई, उसके एसपी को क्वारंटाइन करा दिया। 3 दिन तक पहले उनके इंस्पेक्टर घूम रहे थे तो आपको क्वारंटाइन कराने का ध्यान नहीं आया, कोरोना आपको याद नहीं आया। जब पटना एसपी पहुंच गए तो आपको ध्यान आया कि नहीं नहीं हमारे यहां तो कोरोना है, हमें तो 14 दिन का क्वारंटाइन कराना है। और जब आपने कराया तो पूरे देश में वातावरण बन गया कि आप इस मामले को छुपाना चाहते हैं, कुछ दबाना चाहते हैं, कुछ मदद नहीं करना चाहते हैं। नतीजा सामने है, बिहार सरकार ने अपॉर्चुनिटी ली कि आप लोग मदद कर नहीं रहे हैं, सीबीआई को भेज दिया जाए। बिहार में चुनाव होने, महाराष्ट्र में तो होने नहीं, उन्होंने कर दिया, केंद्र सरकार ने लपक के अनुमति भी दे दी। मेरा सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र सरकार के रुख ने क्या आपके खिलाफ नैरेटिव बनाने वालों की मदद नहीं कर दी है? सावंत साहब, आप महसूस नहीं कर रहे कि आपके स्टेप्स आपके ही खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो चीज ये है कि न्याय व्यवस्था नैरेटिव से नहीं चलती। कोई अपॉर्चुनिटी लेके हमने सीबीआई को भेज दिया, अगर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करे तो उनको सवाल पूछना चाहिए, हमको नहीं पूछना चाहिए। जहां तक बात है इन्वेस्टिगेशन गलत है या सही है, इसकी चर्चा मैजिस्ट्रेट करेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने जाने वाला है ये विषय। और वहां आपके जो सुशांत सिंह के पिताजी भी हैं या कोई भी हो, उसका जवाब मांग सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने, और मुंबई पुलिस को उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रही है और पूरी तरह से सीआरपीसी हो या संवैधानिक प्रक्रिया उसको जो बाजू में रखकर नैरेटिव तैयार करी, क्योंकि मीडिया उनके साथ में है या सोशल मीडिया पे हम लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके एक नैरेटिव बना सकते हैं, बिना आधार किसी भी तरह के एक माहौल बना सकते हैं, तो उसके लिए झुकेंगे हम नहीं। हम अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए तैयार है, लड़ने के लिए और हमारी ईमानदारी को जताने के लिए। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह को न्याय देंगे, लेकिन न्याय क्या होगा, ये सत्य के आधार पर होगा। मेरा इसीलिए तो आपसे सवाल था, आपने उसका उत्तर मुझे नहीं दिया था। एक बार मैं फिर दोहराता हूं कि आप मान रहे हैं कि करोड़ों रुपया सोशल मीडिया पे खर्च कर आपके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, चीजों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश में जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार है उसके खिलाफ किसी स्तर पर षड्यंत्र हो रहा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत को माध्यम बनाया जा रहा है? यही तो मेरा आपसे सवाल था, क्या आप ऐसा कुछ महसूस कर पा रहे हैं? ये सत्य है, आप बोल रहे हैं उसमें सत्य है, इसमें दो राय क्या है? आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इसका मुकाबला हम डटकर करेंगे। ये हमारे अधिकारों का और संवैधानिक प्रक्रिया का, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है। सुशांत सिंह राजपूत का विषय नहीं है ये। आप किसी भी तरह से देश भर में माहौल किसी विपक्ष की सरकार है इसके खिलाफ बनाओगे, बिना आधार के, बिना तथ्यों के और मीडिया की चर्चाओं के ऊपर बात करोगे, ना कि संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर बात करोगे। सावंत साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि मामला न्याय का नहीं रह जा रहा है, विरोध की जहां पे सरकार है राज्य में उनके खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश है। मैं रामनिवास साहब के पास में वापस आ रहा हूं। रामनिवास साहब, आपसे कुछ बुनियादी बिंदुओं पर उत्तर चाहता हूं। बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने सुशांत सिंह राजपूत से उनके पैसे हड़पने के लिए नजदीकियां बनाई। रिया ने सुशांत के झूठी मानसिक बीमारी की कहानी रची और उसके साथ तमाम आरोपों की फेहरिस्त। दूसरी तरफ आरोप बिहार सरकार का यह भी है, बिहार पुलिस का भी है। बिहार के डीजीपी आपके पुराने परिचित हैं, उन्होंने टीवी स्क्रीन पर चिल्ला चिल्लाकर बोला कि हमें जांच नहीं करने दी जा रही, हमारे अधिकारी को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्वारंटाइन नहीं किया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो काम 45 दिन में मुंबई पुलिस मुंबई में रहते नहीं कर पाई, 3-4 दिन मुंबई में बिताने के बाद बिहार सरकार अपने निष्कर्ष के साथ सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। बतौर पुलिस अधिकारी कितना सत्य के करीब है इस आकलन के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाना? जो कुछ डीजीपी साहब बोल रहे थे बिहार के, जो कुछ भी पुलिस की गतिविधियां रहीं,
क्या इतनी आसानी से नतीजे पे पुलिस पहुंच जाती है? हिमांशु जी, इसमें जो महाराष्ट्र पुलिस और बॉम्बे पुलिस का भी जो मैं क्योंकि पुलिस अधिकारी के रूप में भी एक आम नागरिक के रूप में भी निवेदन करना चाहूंगा जी कि उनका भी व्यवहार जो है, क्योंकि किसी भी यदि केस होता है तो उसमें राजनीति तो हर हालत में आएगी, चाहे वो छोटा केस हो या बड़ा केस हो, क्योंकि पब्लिक से जुड़ा हुआ है जी। और परसेप्शन उसमें जो बनता है उसका भी समाधान पुलिस को और प्रशासन को और सरकार को करना है जी। तो अब इसमें मैं इस विषय पर न जाते हुए कि वो तरीका की किस तरीके से सीबीआई आई, किस तरीके से हलफनामा हुआ, वो तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा जी। महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस के साथ पूरा समन्वय करना था। उस प्रकार की जो गतिविधियां थी, क्वारंटाइन कर दिया, ये सारी चीजें की, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर भी उसका एक अच्छा मैसेज नहीं गया और वो करना भी नहीं चाहिए था जी। दूसरा ये है कि जो बिहार ने कहा कि 3 दिन में सारी गतिविधियां, वो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से वो भी एक पूरी जिसको कहें कि अपनी एक पूरा उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि हमें क्या क्या बताना है, वो 2-3 दिन के अंदर की कहाँ से जानकारी मिल जाएगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमको मदद नहीं की गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको पूरी जानकारी मिल गई, तो वो भी थोड़ा एक कठिन विषय है। तो इसलिए दोनों ही तरफ से ये जो है, जो इस प्रकार से कहें कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें कानूनी रूप से और जो एक पुलिस प्रक्रिया के रूप से, वो दोनों ही तरफ से थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर दीपक मोड़ जी के पास जाऊं, उससे पहले एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा यादव साहब। समय समय पर जब आप बतौर पुलिस अधिकारी सेवारत थे, सीबीआई जांच की मांग समय समय पर लोग करते ही रहते हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं, जनता के स्तर पर भी कहा जाता है। किस आधार पर निर्णय पर पहुंचते हैं सीबीआई जांच कराने के संदर्भ में? सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ सितारा जो अकाल मौत को प्राप्त हुआ, साथ ही कलाकारों ने भी आवाज उठाई, राजनीतिक दलों ने भी आवाज उठाई, तमाम सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। महाराष्ट्र सरकार हामी नहीं भर रही। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस पर तैयार न होने को आपका बतौर पुलिस अधिकारी अनुभव किस नजरिए से देखता है? अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे, कुछ छुपाना चाहते हैं इसलिए ठिठक रहे हैं, या इसके इतर कुछ और आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक सामान्य सा समाधान था, लोग मांग कर रहे थे, ना बिहार का विषय आता, ना समन्वय का विषय आता, ना संदेह का विषय आता, लोग मांग कर रहे थे, सितारा था, अकाल मौत को प्राप्त हुआ है, सीबीआई जांच को रेफर कर देते, उद्धव ठाकरे भी निश्चिंत रहते, लोग भी शांत रहते, क्यों रुक गए? ये सीबीआई जांच जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसमें होती है जी। और मेरे विचार से, क्योंकि जो मेरा भी 35-36 साल का पुलिस एक्सपीरियंस है जी, अब जो भी महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने अपना निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, परंतु ये सीबीआई को पहले ही दिन चला जाना चाहिए था। जैसे ही मांग आई या इस प्रकार की घटना थी तो सीबीआई को खुद महाराष्ट्र सरकार को आगे बढ़ के इस प्रकरण को सीबीआई को दे देना चाहिए था, जिसमें कि अब उनको ये लगे कि भाई निष्पक्षता भी सामने आती, पब्लिक की जो डिमांड थी वो भी सामने आती, उनके पिता का जो शंकाएं थी वो भी सामने आ जाती। यदि रिट लगाएगा तो वहां से चली जाएगी। तीसरा माध्यम है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट लगाएगा, वहां से चली जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जाना ही था, लेकिन अब वो निर्णय उनका था और किस प्रकार से उन्होंने मना किया या नहीं किया उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, परंतु ये प्रकरण जो है सीबीआई के लायक था। ये प्रसंग सीबीआई के लायक था। राम निवास इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। मुझे शायना जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले दीपक मोड़ जी से बात करना चाहता हूँ कि दीपक जी, ये पूरे प्रकरण को आप सुन रहे हैं, सुशांत राजपूत के संदर्भ में बार बार कहा जा रहा है कि उसके परिजन के संदर्भ में तकलीफ का विषय था, उसके परिजन ऐसा चाहते थे, इसलिए इस आवाज को मुखर किया गया। लेकिन इसके साथ में एक नाम और जुड़ा हुआ है, वो है दिशा सालियान का, जो पहले मैनेजर रही थी सुशांत सिंह राजपूत की। एक हफ्ते पहले उनकी भी आत्महत्या की खबर आ रही थी। उनके संदर्भ में भी तमाम बातें कही गई, उनके रेप के भी से कहानी चलाए गए, उनके प्रेग्नेंट होने की भी बात कही गई, सूरज पंचोली का नाम भी जोड़ा गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी, उन्होंने भी तमाम बातें बाकायदा पत्रकार वार्ता करके कह दी। लेकिन दिशा सालियान की मां है, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए इस बात पर बहुत दुख जाहिर किया कि
कि आप, मेरी बेटी तो जा चुकी पर उसके कपड़े आप लोग अब भी उतार रहे हैं, आप उसे बेइज्जत कर रहे हैं, आप उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं। मेरी बेटी के साथ में ऐसा कोई मामला नहीं था, वह अपने मंगेतर के साथ, अपने 6 दोस्तों के साथ थी, ये उनका अधिकृत बयान है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुशांत राजपूत के संदर्भ में इतनी संवेदनाएं और दिशा सालियान का जिस प्रकार से चरित्र हनन किया जा रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे दीपक मोर, कि सियासत अपनी सुविधा के साथ लोगों के साथ खेल रही है या इससे इतर कुछ है? हिमांशु जी, सियासत तो खैर हमेशा खेलती है और सियासत के पास जो है अपने नियम, कायदे, प्रपंच, तरीके भर भर के होते हैं जी। और सियासत को तो आवाम को उंगलियों पे नचाना बखूबी आता है श्रीमान जी। और चाहे आप जो है किसी भी तरीके से, अब उनकी माँ ने कहा है, और सियासत ही है, जो सियासत ही है कि एक आम व्यक्ति, चाहे वो दिशा है चाहे रिया है, अब रिया की भी आप जैसे है ना सोशल मीडिया पर उनका भी कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनको भी गालियां दी जा रही हैं जी। उनको भी कहा जा रहा है कि आपका रेप कर देंगे जी। है ना। तो ये व्यक्ति कौन है? क्या ये सियासत के व्यक्ति है? जी। क्या ये सियासत की खेल के व्यक्ति है? जी। आप कैसे किसी को जो है ना, आप जैसे कोई एक मुद्दा उछाला और देखिए आप, ये मुद्दा ना उछल के आता है, उछल के आता है, कहां से उछलता है, माफी सॉरी, उछल के आता है और फिर उस पे जो है ना माचिस लगाई जाती है और पूरी अग्नि जो है ना उससे जलाई जाती है उस मुद्दे से, और थोड़े दिन के बाद वो मुद्दा शांत हो जाता है, फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है। ये दीपक जी का कहना है। मेरे साथ में शायना जी जुड़ चुकी हैं। शायना जी, 2 बातें आपसे जानने की हैं। एक, सचिन सावंत जी का मानना है कि कुल मिलाकर आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार का काम है जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उनको किसी भी तरीके से घेरना, और इस मामले में भी सीबीआई के माध्यम से केवल और केवल कोशिश सरकार को घेरने की। आप लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार की गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास में और कोई काम नहीं है, ये कहना है सीधे तौर पर सचिन सावंत जी का। पहले इस पर आपकी टिप्पणी, फिर अगला सवाल। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इतने सारे आरोप उठे हैं तो क्या मुख्यमंत्री या प्रदेश के गृह मंत्री या पुलिस से कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए? जब एक सवाल उठता है कि अबेटमेंट हो सकता है, एक सवाल उठता है कि मर्डर हो सकता है, एक सवाल उठता है कि फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का एक सवाल उठ सकता है, गलत सही सभी चीज का पब्लिक डोमेन में स्पष्ट नहीं आना चाहिए, रूप से उनको बोलना नहीं चाहिए। जब बिहार के डीजी बोलते हैं कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी ने मेरा फोन तक जवाब नहीं दिया, तो इसका ये इतना गंभीर आरोप है, क्या एक प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए थी? जो ये सभी चीजों को आप नजरअंदाज करेंगे और फिर वापस केंद्र को पूछेंगे, तो फिर प्रदेशों में कर क्या रहे हैं? Isn't law and order a state subject? Isn't this issue of finding out the conclusive evidence based on fact and based on the crime spot? वो क्राइम स्पॉट को आपने सील तक नहीं किया। आप मुझे बताइए ये कहाँ सही है? ये मैं एक आपसे सवाल करता हूं, आप बार बार बिहार डीजीपी का नाम ले रही हैं, उनका फोन तक नहीं उठाया, उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। बिहार के डीजीपी के प्रति आपकी इतनी सद्भावना और इतनी सांत्वना के शब्द हैं। बिहार ने प्रकरण दर्ज किया, उससे पहले क्या मुंबई पुलिस से बात की थी? क्या उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ संवाद किया था? क्या महाराष्ट्र डीजीपी के साथ उन्होंने बातचीत की थी कि इस प्रकरण के अंतर्गत क्या है? एक शिकायत ली, केस रजिस्टर कर दिया, अपनी टीम भेज दी। कैसे कोई सरकार, कैसे कोई राज्य अपनी सीमा में अतिक्रमण के लिए तैयार हो जाएगा? शायना जी, आपका इतना सद्भाव बिहार के संदर्भ में, और जिस महाराष्ट्र में आप बैठे हैं वहां की डीजीपी के संदर्भ में, मुंबई पुलिस कमिश्नर के संदर्भ में आपके पास में कोई लगाव का कारण नहीं? समझ लीजिए हिमांशु जी कि जो आप बोल रहे हैं सही है कि बिहार सरकार के तरफ से उन्होंने कुछ गलत किया, तो भी मुंबई पुलिस को इतने सारे आरोप के बाद क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चीजों साफ सुथरा नहीं रखना चाहिए ताकि दाल में कुछ काला न लगे? आपने पदमवीर सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर 1988 बैच, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देखा क्या शायना जी? की तो थी उन्होंने। का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे जहां वो बोलते हैं
हमारे पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो आप आइए हमारे पास, फिर हम देख लेंगे। क्या बात है ये? क्या जनता का ये काम है या पुलिस का काम है? आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। जब देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं कि ईडी में केस रजिस्टर होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब तो दीजिए। ये सब गंभीर सवाल है। मैं किसी के रिश्ते, किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही हूँ कि कोई पार्टी था या रिया चक्रवर्ती का कोई लेना देना है या नहीं। वो तहकीकात होने दीजिए कानूनी तौर पे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और हम मानते हैं कि a process of law will be adhered to. But when you have done away with circumstantial evidence in the first 48 hours, which is crucial for any case, तो आपको ये सवालों का जवाब नहीं मिलेगी, आपको चुप्पी मिलेगी। अच्छा, मैं सचिन जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल करता हूं। आप स्वयं एक महिला हैं, पूरे प्रकरण को बड़ी नजदीकी से आप देख रही हैं, हर चीज से आप अपडेट हैं। क्या आप एक महिला के तौर पर रिया चक्रवर्ती को लेकर संवेदनशील हैं? कमोबेश दृश्य ऐसा खींच दिया गया है कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती का किया धरा है। पहले नेपोटिज्म के नाम पर था, तब करण जौहर से लेकर आदित्य चोपड़ा फूट फूट कर रो रहे थे, अपने फोन उठाने बंद कर रहे थे। एक दौर चला जैसे उन्होंने ही सुशांत राजपूत को मरवा दिया। और अभी बिहार सरकार ने सीधे हलफनामा देकर, जिसके संदर्भ में स्वयं पूर्व डीजीपी रामनिवास यादव साहब कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है जांच इस स्तर पर, पूरी तरीके से ठीकरा फोड़ दिया। जितनी संवेदना है सुशांत राजपूत के संदर्भ में, क्या वैसे ही न्याय दिलाने के संदर्भ में कोई आग्रह शाइना जी का रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में? क्योंकि उनके संदर्भ में कहा गया उन्होंने फ्लैट खरीदे। आज जानकारी आई 84 लाख का फ्लैट खरीदा, 60 लाख रुपए का लोन लिया। बात हो रही थी 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में चले गए, अब आ रहा है कि उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं निकला। क्या कहेंगे आप शाइना जी? देखिए हिमांशु जी, आप कोई जज नहीं और मैं कोई वकील नहीं जी। और ये कंस्पिरेसी थियोरीज जो चलते हैं कि इनका लेना देना था, इनका वो, इनका ये, मैं वो स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगी। एक महिला होने के नाते मैं संवेदनशीलता के साथ कहती हूँ कि कोई भी महिला हो, उनको जो आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो सब्सटैंटिव एविडेंस के साथ प्लीज पेश कीजिए। जो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ प्लीज एड्रेस दिस केस। डोंट गेट इनटू कैरेक्टर असैसिनेशन, नंबर 1। दूसरा जो है, जो आपने सवाल उठाया, हाँ, जो एक मनी ट्रेल को लेके सवाल उठता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तहकीकात करने दीजिए। जो वो कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं, तो वहां मुद्दा खत्म होता है। लेकिन स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत का ये है कि अविश्वास का जो बुनियाद बन चुका है, वो अविश्वास को लेके इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो सवाल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ही आपको पता चलेगा कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, फिर सचिन सावंत के पास चलता हूं। सचिन सावंत जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि इस पूरी कवायद के पीछे आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत राजपूत बहाना है, इसीलिए किस्से बनाए गए। दिशा सानियान के यहाँ पे पार्टी थी, उसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। आदित्य ठाकरे ने भी कह दिया कि ये सड़क छाप राजनीति चल रही है, मेरे परिवार की छवि खराब करी जा रही है। इन तमाम बातों पर बतौर भाजपा प्रवक्ता आपकी टिप्पणी? मैंने पहले दिन से कहा कि बेबुनियादी आरोप लगाना बेमतलब है। बुनियादी तौर पे जो कोई सत्य आपके पास है, तो दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव टीम किसी को शरण दे रही है या कोई फैक्ट्स को छिपा रही है, जैसे कि हमने आज देखा है, तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन ये सभी चीज आप पब्लिक डोमेन में लाने के लिए सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं मानती हूँ कि फ्री एंड फेयर होगा और सत्य सबके सामने आएगा। हमें किसी को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, हम कोई पर्सनल स्लैंडर और कैरेक्टर असैसिनेशन में नहीं जाते हैं। लेकिन जो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो एज ऑपोजिशन, एज विपक्ष, हमारा हक बनता है कि हम सवाल उठाएं। तो इस हक में शामिल है आपके पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का यह कहना कि दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके संदर्भ में उनकी मां को घोर आपत्ति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी पुष्टि नहीं करती है। पर आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं नारायण राणे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कैरियर असैसिनेशन नहीं चाहते हैं, हम केवल सत्य जानना चाहते हैं, और आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता जो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, वो इतने अगंभीर तरीके से बात कहे जा रहे हैं।
जिसके संदर्भ में दिशा सलाम की मां भी दुखी है, उनके पिता भी दुखी हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनके आरोप सही भी नहीं थे। प्लीज कृपया हिमांशु जी नारायण राणे जी को कीजिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो हमारी प्रतिक्रिया है हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है। किसी का एक राय मत हो सकता है, उनके मुताबिक, उनके सबूत के मुताबिक जो गलत है तो वापस क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, उन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। कम से कम ईमानदारी के साथ शहना जी ये बात कही, मैं सराहना करता हूं शहना जी की। लेकिन सचिन सावंत जी के पास वापस लौटता हूं। सचिन जी, आपने शहना जी की पूरी दलीलों को सुना, उनका आग्रह इसी बात पे है कि सच सामने आना चाहिए और जिस प्रकार का वातावरण बना उसमें मुंबई पुलिस के तौर तरीकों से सच सामने आने की उम्मीद नहीं दिखती। क्या आपको नहीं लगता है कि एक बेहतर तरीका था कि आप लोग सीबीआई जांच के लिए स्वतः रिकमेंड करते और इस विषय में अपने आप को पाक साफ साबित कर पाते? देखिए, पहले तो अभी मैं आप ही ने सुनी शहना एनसी जी की बातें जी, और मैं समझता हूं कि जनता ने भी सुनी है जी, और किस तरह से रंग बादल भारतीय जनता पार्टी बदलती है इसका उत्तम उदाहरण उनके बातों से पता चला। जी, एक तरफ कहती हैं कि कोई भी आरोप ऐसे नहीं करने चाहिए बिना तथ्यों के, जी, और उसके बाद में ऐसा माहौल पूरे इसमें बनाया है जो भी तथ्यहीन ही था, जी, तो उसमें तथ्य कुछ नहीं निकला। जी, जितने भी आरोप हुए उससे कोई तथ्य नहीं निकला। जी, दूसरी ओर नारायण राणे जी के बारे में कहा जा रहा है इनके कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर वो अपना ओपिनियन देते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के ये भी है, वो सांसद भी है, जी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी क्योंकि जितना स्वार्थ है उतना लेंगे, जितना बाकी का जो ठिकरा है वो अपने सर पर फोड़ने का, जो करेगा उसके सर पर फोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप बिहार के पुलिस के बारे में जो बता रहे हैं कि उनको यहाँ लाया गया, जब जिस तरह से उन्होंने इंक्वायरी की, उनको रोका गया, मैं समझता हूँ कि बिहार की पुलिस इतनी अगर सीरियस थी कि 3 दिन के इसमें इतना उन्होंने हलफनामा भी जारी किया, तो क्या ऐसी वजह थी कि उन्होंने उसको सीबीआई पे दिया? क्या नीतीश कुमार जी की सरकार को अपने बिहार पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था? क्यों ये किया गया फिर? क्योंकि आज की परिस्थिति में उसका पूरा रंग ही राजनीतिक था, उनको ये करना था। अब जिस तरह से आप गुप्तेश्वर पांडे जी की बात कर रहे हैं, मैं लोगों के सामने आना आवश्यक है कि ये व्यक्ति महान व्यक्ति, इतने बड़ी महान व्यक्ति है जो राजनीतिक अपने जो भी संवाद इस कार्य का इस समय में दे रही थी, अपने मीडिया के सामने बाइट दे रही थी। अब ये 2009 में खुद की जो आईपीएस की पोजीशन छोड़ के इस्तीफा देके चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी की टिकट खोज रहे थे। इनके खुद के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी और इनका चरित्र महान चरित्र है। अब ये परमवीर सिंह जी के चरित्र के साथ में इनकी तुलना की जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर महाराष्ट्र में बैठकर करते हैं तो अफसोस की बात। दूसरी ओर जहां तक बात है कि ये अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये सामने सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे वक्त में अगर आप अपेक्षा करें कि केंद्र सरकार राजनीति करने के लिए इसका इस्तेमाल करे और महाराष्ट्र की सरकार चूंकि वो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा रखती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है, ये इनके षड्यंत्र में सामने झुककर ये सीबीआई के पास दे दे। आप मुझे इतना बताइए कि सीबीआई के पास जाने की यह प्रक्रिया सही थी या गलत थी? क्या इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए? क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा प्रेसिडेंट तैयार हो जाए कि अन्य राज्य में कहीं भी केस दर्ज होकर वो सीबीआई के पास चला जाए, तो इस देश के पूरे लोकतंत्र की क्या अवस्था होगी? किस तरह की संवैधानिक भाषा की बात करेंगे हम? किस तरह की आप सीआरपीसी यानी कानून की बातें करेंगे? तो मैं सचिन जी आपसे एक सवाल करता हूं। कुल मिला के आप नहीं चाहते थे कि प्रकरण सीबीआई में जाए, बिहार सरकार ने लेकिन रास्ता निकाला, अपने यहाँ केस रजिस्टर्ड किया, आपके यहाँ पुलिस भेजी, आपने सहयोग नहीं किया। ये आरोप लगाते हुए सच सामने आना चाहिए इस अपेक्षा के साथ केंद्र सरकार को रिकमेंड कर दिया सीबीआई जांच के लिए। केंद्र सरकार ने लपक के सीबीआई जांच के आदेश भी कर दिए। क्या करेगी अब आपकी सरकार? कैसे रोकेगी सीबीआई को? क्या करने जा रहे हैं? तो हिमांशु जी, मैं पहले इतना कहना चाहता हूं कि जहां वो एफआईआर दर्ज हुई और 0 एफआईआर है, आज तक पूरे देश में ऐसा कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है, पहला कोई अनुभव नहीं है कि एक 0 एफआईआर किसी राज्य में दर्ज होने के बाद वो सीबीआई के पास जाए। उनको अगर ट्रांसफर करना है तो मुंबई पुलिस के जहां घटना घटी वहां करनी चाहिए। यही नियम कहता है, यही सीआरपीसी कहती है। अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए आप सीबीआई के पास भेज रहे हैं और लपक के सीबीआई ले रही है, मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है। क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरह से आधार ले रही है? क्या वो सीआरपीसी के बारे में क्या कर रही है? उल्लंघन नहीं कर रही है?
तो नियमों का उल्लंघन अगर वो कर रहे हैं तो जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए। और हमको अगर मुंबई पुलिस गलत कर रही है या पूरी तरह से उसमें कोताही बरत रही है, उसका जवाब तो मैजिस्ट्रेट लेगा ही हमसे। मैंने आपसे जो सवाल किया सचिन जी, आपने जितनी बात कही उन्हें स्वीकारते हुए मैंने सवाल किया आपसे कि आप ये सब नहीं चाहते थे, पर उन्होंने अपने एजेंडा के तहत वो सारे काम कर लिए और सीबीआई को जांच दे दी है। सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है, अधिकारी भी तय कर दिया है। जो सब कुछ हो रहा है इसे रोकने के लिए अब आप या आपकी सरकार क्या करेगी? कैसे रोकेंगे केंद्र को, कैसे रोकेंगे सीबीआई को? क्या वैसे ही जैसे आपने बिहार की पुलिस को रोका था क्वारंटाइन करके, सीबीआई आएगी तो उसे भी क्वारंटाइन कराएंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले तो लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि ये जो आरोप किया जा रहा है कि वो अधिकारी को रोका गया, जी ये पूरी तरह से गलत है। इसका कारण ये है कि ये नियम 15 मई को बना गया था कि कोरोना के पृष्ठभूमि के ऊपर कोई भी अगर बाहरी राज्य से आता है, अगर वो 7 दिन के बाद 7 दिन से ज्यादा समय तक रुकना चाहता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। पहले जो अधिकारी जो आए थे वो उन्होंने कहा था बाकायदा, और झूठ कहा था लोगों को, प्रशासन को, कि वो 2 ही दिन रुकने वाले हैं जी, लेकिन 2 दिन के बाद ज्यादा हो गया, वो झूठ बोले। दूसरी ओर क्वारंटाइन किया गया है, 7 दिन का क्वारंटाइन है, 7 दिन के बाद तो आप इंक्वायरी कर सकते थे जी। आपको रोका थोड़ी गया था जी, क्या आपको इंक्वायरी करने नहीं देंगे, आप लिखित आदेश लाओ या कोई वारंट लेके आओ या कुछ बोला, ऐसा थोड़ी बोला था। क्वारंटाइन तो हर एक के लिए नियम है। अच्छा, सुशांत सिंह के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो भैया सुशांत सिंह एक भारत का नागरिक था। क्या इस देश का हर एक नागरिक जो भी जिसके बारे में ऐसी घटना घटती है, क्या सभी हम लोग ऐसे मामले सीबीआई के पास देंगे क्योंकि देश भर में माहौल हो गया करके? तो आज आप ये सारे सवाल तो उठा चुके, मैंने तो केवल इतना पूछा कि अब तो दे दिया, रोकेंगे कैसे? इसकी कोई रेमेडी है या अभी सोच रहे हैं? मैंने खुद ट्वीट किया था इसके बारे में कि मुझे अफसोस है, आज लोकतंत्र के ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ऊंची राजनीति की वजह से। आज जिस तरह से पूरे केंद्र सरकार अपने अधिकारों का जो आधार लेते हुए और ये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अन्य राज्यों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक ही छत्री माहौल चले। सचिन जी, ये बात तो आप बार बार बोल चुके हैं, मैंने तो केवल इतना पूछा आपसे, इसका कोई जवाब है कि इन्हें रोकेंगे कैसे? तय कर पाए या अभी तय कर रहे हैं? इसका कोई जवाब है अभी? पहला मैंने कहा था कि हम ये चाहेंगे कि इसके बारे में न्यायालय निर्णय ले। हम उच्चतम न्यायालय के बारे में सामने ये चर्चा होने वाली है। उन्होंने कोई आदेश इनको रोका नहीं है, ना स्टे ऑर्डर दिया है मुंबई पुलिस की इंक्वायरी को। तो जब तक वो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हमारी इंक्वायरी जारी रहेगी। जहां तक बात है उच्चतम न्यायालय में जो चर्चा 3 दिन के बाद होने वाली है, उधर चर्चा बाकायदा होगी कि किस आधार पर सीबीआई। उच्चतम न्यायालय के भरोसे पे अब सचिन सावंत जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार बीच में कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी? शायना जी या सचिन जी बोल रहे थे? जी शायना जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, मेरी टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट है कि सीबीआई को जांच दे चुके हैं। हम जांच के साथ सच्चाई चाहते हैं पब्लिक डोमेन में, और वो सच्चाई तब आएगी जब ये सवालों जो हमने उठाए उनका जवाब आ जाए। तो सच्चाई जानना चाहते हैं, ये कहना है शायना जी का। इसके अलावा और कोई अपेक्षा उनकी नहीं है? सचिन जी को भरोसा उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कि अब वहां पर लड़ाई लड़ी जाएगी और वहां से डायरेक्शन आएगी। एक सवाल मेरे पास रामनिवास जी के संदर्भ में है। रामनिवास जी, दिशा सालियान प्रकरण पे मैं थोड़ी सी बात आपसे समझना चाहता हूं। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक आज दोपहर से टीवी स्क्रीन पर आना शुरू हुई और उसमें दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इसके संदर्भ समझना चाहता हूं बतौर विशेषज्ञ आपसे कि जब पोस्टमार्टम किया जाता है उस समय कपड़े रहते ही नहीं, ये नजरिया है? क्योंकि इससे पहले ये कभी जानकारी नहीं आई कि दिशा सालियान जब गिरी हुई पाई गई तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के संदर्भ में आपसे जानकारी। मानसू जी, जब पोस्टमार्टम पहला घटना हुई तो मुंबई पुलिस ने जो जाके देखा वो एक रिपोर्ट देते हैं, पूरा लिखते हैं कि किस प्रकार से कपड़े कैसे थे, कोई चोट का निशान था, भारी चोट थी या नहीं थी। जब पोस्टमार्टम होता है तो नेचुरली कपड़े रख के बाकी कपड़े नहीं रहते हैं जी। तो कुल मिला के ये एक संदेह का विषय बनाता है। अगर दिशा सालियान के संदर्भ में जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, अगर उस अवस्था में वह बॉडी पाई गई है तो वह संदेह के अपने आप में पर्याप्त कारण बनाती है किसी भी सामान्य समझ के व्यक्ति के लिए, और ऐसे में उस मौत की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से अब यह विषय उच्चतम न्यायालय में पहुंचा है, ना तो मीडिया ट्रायल के माध्यम से, ना ही सरकारों की परस्पर लड़ाई के माध्यम से,
उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक सही दिशा इस प्रकरण को मिल पाएगी और एक होनहार नौजवान जो असमय मौत का शिकार हुआ है वह किसी सियासत का शिकार होने के स्थान पर वास्तविक न्याय को प्राप्त कर सकेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्तमान कानून व्यवस्था को समर्पित। हमारा शेर यह कहता है कि कानून बेबसों की तरह देखता रहा, कि कानून बेबसों की तरह देखता रहा, सच कत्ल हो गया मेरे झूठे बयान पर। जेब हाशमी ने जो ये लिखा है ये अपने आप में पर्याप्त व्यक्त कर रहा है मौजूदा हालात को। जिस प्रकार से सरकारें चाहे वो किसी भी राज्य की हैं अपनी सुविधा से निष्कर्ष देने की कोशिश कर रही हैं, उसके चलते सच सामना कर पाएंगे हम, इसके लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का इंतजार ही करना होगा। उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे वो कहीं ना कहीं न्याय तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, प्रणाम। दिशा की